हेलो बच्चों, मैं कविता श्रीवास्तव आज आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको स्वर बता दिया है। अब व्यंजन क्या होते हैं, इसको पढ़ने के लिए हमने ये वाले वीडियो को बनाया है। अब हम देखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन की संख्या होती है 39। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, ये हम आपको बता दें कि व्यंजन जो हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। मतलब जो व्यंजन है हमारे, बोलने के लिए व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो व्यंजन हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 39। उसके बाद आता है हमारा व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन के प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा अंतःस्थ स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर अन्य व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। अब इसी प्रकार हम सबकी संख्या देख लेते हैं कि किस किस व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये होते हैं या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजन की संख्या शा, शा, शा और हा होती है। अन्य व्यंजन की संख्या 2 होती है, ये होते हैं डा और ढा। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये होती है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। इसी को हमने यहाँ पर भी लिख दिया है, आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए कि स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, अन्य व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है कु, चू, टू, तू और पू। तो बच्चों, ये हमने आपको इससे पहले के वीडियो में स्पष्ट कर दिया था वर्णमाला एक दृष्टि के रूप में, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पर व्यंजन हमने आपको बताए थे और बताया था कि व्यंजन को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। वो 5 भाग कौन से हैं, वो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब आप सोचेंगे कि मैम ने बताया तो का, चा, टा और यहाँ लिखा है कु, चू, टू, तू, पू। तो बच्चों, ये मैंने सिर्फ एक सूत्र के रूप में लिखा है कि अगर आपको जैसे कभी कभी होता है चा, टा, ता, पा में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको मैंने केवल एक सूत्र के रूप में लिखा है कि आप एक सूत्र के रूप में केवल कु, चू, टू, तू, पू याद रख लें। तो आपको याद रहेगा कि का के बाद चा आता है, चा के बाद टा आता है, ता के बाद ता आता है और ता के बाद पा आता है। तो चलिए, अब हम आप लोगों को स्पष्ट करते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन बच्चों होता है कि इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पर याद कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। मतलब कि जिन वर्णों को बोलने में मुख के अंदर के कोई जो भाग होते हैं वो अगर स्पर्श कर रहे हैं तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब ही है कि छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। और छूने से यही तात्पर्य है कि हम किसी भी वर्ग के यदि किसी वर्ण को बोल रहे हैं और वो वर्ण यदि हमारे मुख के अंदर के किसी भाग को छू रहा है तो वो हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। अब जैसे हम इसको स्पष्ट करते हैं आपको एक उदाहरण से। जैसे हमने का वर्ग का एक ले लिया, हमने यहाँ पर का वर्ग का एक ले लिया का। अब बच्चों, ये का वर्ग का हमने का लिया और बोला का। तो का जब हम बोल रहे हैं तो वो कहाँ से निकल रही है आवाज, गले से निकल रही है, यानी कंठ से। यानी जो का वर्ग है वो हमारे कंठ को स्पष्ट करके बाहर आ रहा है। यही हम यहाँ आपको समझाना चाहते हैं कि का वर्ग मतलब जो विभिन्न वर्ग बने हुए हैं उसमें जो भी वर्ण हैं वो मुख से जब हमारे निकलते हैं तो वो हमारे मुख के अंदर जो भी भाग हैं उनको किसी न किसी चीज मुख के अंदर के भाग को वो स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं, इसलिए हमने इनको स्पर्श व्यंजन कहा है। अब स्पर्श व्यंजन के कितने भाग होते हैं, वो भाग हैं 5। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल है। का वर्ग में शामिल है का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, इया। टा वर्ग में टा, था, दा, धा, ना। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना और पा वर्ग में पा, फा, भा, भा, मा। और इनकी संख्या कितनी है, 25। अब हम आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पे। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम स्पष्ट करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है जो वर्ण
स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं या, रा, ला और वा, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। बच्चों, स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होने का मतलब ये है कि जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि यदि हम या बोल रहे हैं तो या में या तो व्यंजन है ही है, और यदि हम या बोल रहे हैं तो उसमें स्वर भी शामिल है। तो यानी कि इसमें ये स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य स्थित है, इसलिए इसको स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण ही इसे अंतःस्थ व्यंजन कहा गया। यही स्थिति रा की भी है। रा व्यंजन में भी है और इसे हम स्वर के रूप में री भी लिख सकते हैं। यही स्थिति ला की है। ला व्यंजन में भी है और स्वर की स्थिति में हम इसे ली भी लिख सकते हैं। और यही स्थिति वा की है। वा व्यंजन में है और स्वर में अगर इसे देखा जाए तो ये ए और ए के रूप में आता है। बच्चों, ये मेरा मानना है, ये किसी बुक में दिया नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के आधार पर मैंने इसको मैंने इसका यही अर्थ निकाला है, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि ये सही ही है। अब हम देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन होते कौन से हैं। ये होते हैं या, रा, ला और वा, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब हम आते हैं ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन का डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल है? इसमें शा, शा और हा, और इनकी संख्या कितनी है? 4। अब डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। वायु के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने का मतलब ये है कि जब इन वर्णों में से किसी भी वर्ण को यदि आप बोलते हैं तो बोलते समय यदि आप अपने मुख के आगे हथेली रखते हैं और कोई भी वर्ण इनमें से ले लिए, जैसे मैंने हा ले लिया और बोला, तो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि जिन वर्णों के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और वो ऊष्मा केवल इन्हीं 4 वर्णों से उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन में शामिल किया गया है। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संख्या में कितने होते हैं। इसी तरह पूछा सकता है कि ऊष्म व्यंजन संख्या में कितने होते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी बन सकता है जो इन तीनों पर ही लागू होता है, जैसे कि कार वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के अंतर्गत कोई भी एक वर्ण आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी तरह यही बात अंतःस्थ में भी हो सकती है। या, रा, लावा आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। यही चीज़ ऊष्म व्यंजन पे भी लागू होती है कि आपको इनमें से एक व्यंजन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। चलिए ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से व्यंजन और होते हैं। तो इसमें दो व्यंजन और है, वो हैं अन्य व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो सबसे पहले बात हम करेंगे अन्य व्यंजन की। ये अन्य व्यंजन क्या होते हैं? ये बच्चों विदेशी उच्चारण के प्रभाव से हिंदी में आए हैं और इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। यही बात संयुक्त व्यंजन पर भी लागू होती है। ये एक से अधिक व्यंजन के योग से बने हैं। इनकी संख्या अधिक हो सकती है, परंतु मानक हिंदी में केवल इन्हीं 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन के रूप में शामिल किया गया। ये कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और शा, और इनकी संख्या 4 होती है। तो बच्चों, 2 क्वेश्चन बन सकता है। दा और ढा किस प्रकार के व्यंजन है? तो आप बता सकते हैं अन्य व्यंजन। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी होती है? तो आप 4 बता सकते हैं, या इनमें से कोई एक वर्ण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि संयुक्ताक्षर व्यंजन इनमें से कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अघोष वर्ण पर। अब ये अघोष वर्ण क्या होते हैं? ये भी बच्चों व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन से मतलब यहाँ पर है कि जिन वर्णों को बोलने में हमें कोई बल नहीं लगाना पड़ता, जो वर्ण सरलता से हम बोल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अघोष वर्ण। अब बच्चों, इन अघोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? इसके लिए आपको का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक का जो भी वर्ण बताया गया है वो याद होना चाहिए, तभी आप अघोष वर्ण समझ पाएंगे। तो इसमें का वर्ग के और खा वर्ग के मतलब प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारे हमारे का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जो वर्ण है उसके पहले और दूसरे वर्ण को शामिल किया गया। जैसे पहला वर्ग का है, दूसरा खा है। फिर चा वर्ग में पहला चा है, दूसरा
घा है, टा वर्ग में पहला टा है, दूसरा ठा है, ता वर्ग में पहला टा है, दूसरा था है, पा वर्ग में पहला पा है और दूसरा फा है। और इसके साथ ही साथ इसमें ऊष्म व्यंजन को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसमें ऊष्म व्यंजन में केवल चा, शा और शा को ही शामिल किया गया है, इसमें हा को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है इसको हम आगे बताएंगे, क्योंकि इसको बोल अभी थोड़ा सा इसे बता देते हैं कि हाँ को बोलने में बल लगाना पड़ता है, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें ऊष्म व्यंजन के केवल 3 वर्णों को शामिल किया गया है। वो 3 व्यंजन कौन कौन से? शा, शा और शा। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमारा आता है सघोष वर्ण। अभी सघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण में मतलब स्वर तंतुओं के उच्चारण में कंपन नहीं होता था, और इसमें सघोष में कंपन होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। अब सघोष वर्ण में किन किन वर्णों को शामिल किया गया है? सबसे पहले तो हम का वर्ग से पा वर्ग के अंदर बता दें कि उसमें कौन कौन से। अघोष में पहला मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिया गया था, और ऊष्म व्यंजन का शा और शा लिया गया था। और सघोष में क्या लिया गया है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लिया गया है। इसके साथ ही साथ अंतःस्था व्यंजन का या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन का हाँ लिया गया है। क्यों लिया गया है बच्चों? क्योंकि इन वर्णों को बोलने में बल लगाना पड़ता है, जैसे गा और जा, डा, ढा, वा बोलने में थोड़ा बल लग रहा है। और का, खा, गा, का, खा, चा, छा ये बोलने में हमें बल नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए उसमें पहले और दूसरे वर्ण को शामिल किया गया है प्रत्येक वर्ग के। और सघोष में तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के साथ साथ अंतःस्था के या, रा, ला, वा के साथ ऊष्म व्यंजन के हा को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें अन्य व्यंजन के डा और ढा को भी शामिल किया गया है, और इसमें हमारे समस्त स्वर भी शामिल हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये सारे सघोष वर्ण हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में जो स्वर पढ़ाया था उसमें, और जो आज मैंने जहाँ तक व्यंजन पढ़ाया है उसमें, सब में मैंने आपको ये बता दिया है कि किसकी क्या परिभाषा होती है, किसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, और यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी अंकित कर दिया है कि इनकी संख्या कितनी होती है। अब आगे के अध्याय में बच्चों हम अल्प प्राण, महाप्राण और किन वर्णों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना। आगे के व्यंजन में हम आप लोगों को व्यंजन पार्ट 2 पढ़ाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।